हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में अपन अध्ययन कर रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है, ये अपन ने लास्ट के वीडियो में क्या किया था, अध्ययन किया था। अपन ने देखा था श्वसन तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है क्या आपका अवायवीय श्वसन। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन, इन दोनों के जो अध्ययन है वो अपन ने लास्ट के वीडियो में किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में। श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं। तो दोस्तों, कल ही मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था। ये आपका जो डायग्राम है वो श्वसन तंत्र के अंदर जितने भी अंग काम में आते हैं उन सभी का क्या है, आपका डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो वाला पार्ट्स है ये क्या कहलाता है, आपका नाक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाक। नाक से वायु आपके यहाँ से इधर होती हुई कहाँ जाती है, आपके वायु कोष्ठ में जाती है या वायु कोष्ठ में जाती है। किस में जाती है? वायु कोष्ठ, यानी कि वोकल क्रोड में जाती है। वायु नाक से कहाँ गई? वोकल क्रोड में। वोकल क्रोड पर क्या होता है आपका, एक तो लगा होता है स्वर यंत्र। उस स्वर यंत्र को अपन बोलते हैं क्या? लैरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिक्स। LARYNX। कौन सा स्वर यंत्र होता है इस पर? लैरिक्स लगा होता है। कहाँ पर होता है लैरिक्स? वायु कोष्ठ यानी कि वोकल क्रोड के अंदर होता है। इसी वोकल क्रोड पर क्या होता है, एक ढक्कन होता है या एक वॉल्व होता है, जिसको कौन सा वॉल्व बोलते हैं अपन? एपिग्लोटिस वॉल्व बोलते हैं। कौन सा वॉल्व बोलेंगे? एपिग्लोटिस वॉल्व। अब देखिए, वायु कोष्ठ आगे किससे जुड़ी हुई है? आपकी श्वास नली से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? श्वास नली। अब श्वास नली है, यहाँ से आते हुए यहाँ पर आकर श्वास नली कितने भागों में डिवाइड होगी? आपके दो भागों में। एक पार्ट तो गया लेफ्ट साइड के फेफड़ों में, एक पार्ट गया राइट साइड के फेफड़े में। ये है आपका कौन सा? राइट साइड लंग्स है। कौन सी साइड का है? राइट साइड का। और ये कौन सा है? आपकी लेफ्ट साइड का है। कौन सा है? लेफ्ट। तो जो श्वास नली है उसका एक सिरा तो गया लेफ्ट वाले फेफड़े में और दूसरा सिरा गया कौन से में? राइट वाले में। अब श्वास नली का ये जो विभाजन होता है, प्राथमिक जो विभाजन होता है, ये विभाजन क्या कहलाता है? आपका श्वसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसनी। यानी कि क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई हो रही है, ये ब्रोंकाई आगे जाके और छोटे छोटे पार्टों के अंदर क्या हो जाती है? आपकी डिवाइड हो जाती है। ये जो छोटे पार्ट्स होते हैं, इन छोटे पार्ट्स को अपन बोलते हैं क्या? श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। श्वसनिका को इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोली। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोली। तो जो विंड पाइप था, आपकी जो श्वास नली थी, वो श्वास नली सबसे पहले किस में बटी? आपके ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फिर किस में बट गई? आपके ब्रोंकियोली में बट गई। किस में बट गई? ब्रोंकियोली। अभी देखिए, ये जो ब्रोंकियोली, ये वाला सिरा कौन सा कहलाएगा? आपका ब्रोंकियोली। अब ये ब्रोंकियोली आके जाके ऐसे पार्ट्सों में क्या होगी? आपके बट गई। ये गुच्छों के रूप में है आपके। तो इन जो गुच्छे होते हैं बोलते हैं अपन क्या? एल्वियोली। क्या बोल देंगे? एल्वियोली। एल्वियोली के हिंदी में क्या बोलेंगे? वायु कुपिकाएं। क्या बोलेंगे? वायु कुपिकाएं। तो श्वास नली का कितना पार्टीशन हो गया आपका? 3। पहला पार्टीशन क्या होगा? ब्रोंकाई। दूसरा पार्टीशन क्या होगा? आपका ब्रोंकियोली। और तीसरा पार्टीशन क्या होगा? आपका एल्वियोली होगा। कौन सा होगा? एल्वियोली। तो श्वास नली कितने पार्टों में होगी आपकी डिवाइड? 3 पार्टों में। तो श्वसन के अंदर कौन कौन से अंग काम में आए? सबसे पहला वाला अंग कौन सा है? आपका नाक। नाक के बाद में जो वायु गई कहाँ पर? ग्रसनी। ग्रसनी से कहाँ गई? आपके वायु कोष्ठ में। तो दूसरा क्या है आपका? ग्रसनी। तीसरे नंबर पर कहाँ आई वायु? वायु कोष्ठ में। वायु कोष्ठ से वायु कहाँ आई? आपके श्वास नली में। 4 नंबर पे कहाँ आई? श्वास नली। श्वास नली से वायु कहाँ आ गई? आपकी श्वसनी में आ गई। कहाँ आ गई? आपकी श्वसनी।
श्वसनी से कहाँ जाएगी आपकी श्वसनिका में जाएगी। श्वसनिका से कहाँ जाएगी आपकी एल्वियोली में जाएगी। कहाँ जाएगी एल्वियोली। यानी कि ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप से वायु कहाँ जाएगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी ब्रोंकियोली। ब्रोंकियोली से कहाँ जाएगी एल्वियोली। मतलब श्वसन के अंदर कितने ऑर्गन्स काम में आ रहे हैं आपके 7 ऑर्गन काम में आ रहे हैं। कौन कौन सा? नाक, ग्रसनी, वायुकोष्ठ, श्वास नली या फिर विंड पाइप, श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, श्वसनिका यानी कि ब्रोंकियोली और वायुकुपिका यानी कि क्या एल्वियोली। ये सब क्या है आपके श्वसन के अंदर काम आने वाले क्या हैं आपके ऑर्गन्स है। जो मानव श्वसन है उस मानव श्वसन के अंदर कितने ऑर्गन्स काम में आते हैं आपके 7। अब अपन सब ऑर्गन्स का एक एक का अध्ययन करते हैं कि नाक है जो अपने श्वसन के अंदर किस प्रकार से हेल्प करती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? नाक की। किसकी बात करते हैं अपन? नाक। नॉइज। देखिए नाक से वायु, यहाँ से जो वातावरण की वायु होती है अपने फेफड़ों के अंदर क्या करती है आपकी प्रवेश करती है। तो वायु का जो प्रवेश द्वार है यानी कि वायु सबसे पहले जिस अंग से प्रवेश करती है वो क्या है आपका नाक है। तो नाक से वायु क्या होती है सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो ये क्या है वायु का प्रवेश द्वार। क्या होता है? वायु का प्रवेश द्वार होता है। कौन होता है वायु का प्रवेश द्वार? नाक होती है। कौन होता है? नाक होती है। फिर बात आती है नाक है, ये नाक के अंदर क्या होती है? एक क्या होती है आपकी नासा गुहा होती है। क्या होती है? नासा गुहा। इसको बोलेंगे अपन नजल कैविटी। क्या बोलेंगे? नजल कैविटी होती है। नाक के अंदर क्या होती है? नजल कैविटी। ये देखो जो आपको सुरंग जैसी दिखाई देती है ना गहरी, ये नली होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है मैं रेड पेन से बता दूँ आपको। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा आपका? नजल कैविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नजल कैविटी यानी कि नासा गुहा। अब ये जो नासा गुहा होता है वो क्या होता है? एक मांसपेशी होती है नजल सेप्टम। क्या होता है? नजल सेप्टम से क्या होती है आपकी नासा गुहा है 2 भागों में डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है ये? नजल सेप्टम। नजल सेप्टम क्या करेगी? ये जो नजल कैविटी है उसको क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में कौन बांटेगी? नजल सेप्टम। नजल सेप्टम क्या करेगी? ये जो नासा गुहा है उसको क्या कर देती है? 2 भागों में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। देखिए 2 आपके नासा गुहा है इसके अंदर। अब आती है नासा गुहा। नासा गुहा क्या कह रही है? वायु का प्रवेश द्वार है। सबसे पहले वायु कहाँ से प्रवेश करेगी? आपके नाक से। नाक के अंदर क्या होती है? नजल कैविटी होती है। क्या होती है? नजल कैविटी। ये जो नजल कैविटी है वो नजल सेप्टम से क्या होती है? 2 भागों में बटी हुई रहती है। अब अपन करें नाक के भागों के बारे में। नाक के भाग, तो नाक के हैं जो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई नाक में? 3। मुख्य रूप से नाक के अंदर कितने भाग होते हैं आपके? 3 भाग होते हैं। एक वो जो भाग होता है वो यहाँ पर होता है जिसे बोलते हैं अपन वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। जो नाक के प्रवेश द्वार पर होता है वो भाग क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। एक भाग यहाँ पे होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग कहलाता है आपका क्या? ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या कहलाएगा? ऑल्फैक्टरी रीजन। ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा आपका? ऑल्फैक्टरी रीजन। और एक ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा आपका कौन सा? रेस्पिरेटरी। कौन सा रीजन कहलाएगा? रेस्पिरेटरी रीजन कहलाएगा। तो नाक के अंदर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है क्या? वेस्टिब्यूल। क्या होता है? वेस्टिब्यूल। कहाँ पर होता है? नाक का जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर जो भाग होता है वो कौन सा कहलाता है आपका? वेस्टिब्यूल। एक ये जो नाक के बिल्कुल मस्तिष्क के नीचे होता है अपना जो ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है क्या? ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। और एक ये वाला भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं अपन क्या? रेस्पिरेटरी रीजन यानी कि श्वसन क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? रेस्पिरेटरी रीजन।
तो नाक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो कहलाता है कौन सा? आपका वेस्टिब्यूल वाला भाग। कौन सा कहलाएगा? वेस्टिब्यूल। क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल कहलाएगा। कौन सा भाग है ये? पहला भाग है। दूसरा जो भाग है उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन को हिंदी में बोलते हैं क्या? ग्रहण क्षेत्र, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या? गंध क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? गंध क्षेत्र। और एक जो तीसरा नंबर का भाग होता है वो क्या होता है आपका? रेस्पिरेटरी। कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी रीजन होता है। इस रेस्पिरेटरी रीजन को अपन बोलेंगे क्या? श्वसन क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वसन क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाक के अंदर मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो नाक के अंदर मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं आपके? 3 होते हैं। पहला जो भाग होता है कौन सा होता है? वेस्टिब्यूल होता है। सेकंड जो भाग होता है वो क्या होता है? ग्रहण क्षेत्र, या फिर क्या होता है? गंध क्षेत्र होता है। और जो तीसरा वाला भाग होता है वो क्या होता है आपका? श्वसन क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? श्वसन क्षेत्र। अब बात आती है कि ये जो तीनों भाग होते हैं वो नाक के अंदर क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन वेस्टिब्यूल वाले भाग पर कि वेस्टिब्यूल वाला जो भाग होता है वो नाक के अंदर क्या काम करता है। तो जो वेस्टिब्यूल वाला जो भाग होता है ना, इस भाग पर क्या पाए जाते हैं? आपके बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल। नाक का जो आगे का हिस्सा होता है ना, जिस पे अपन को बाल दिखाई देते हैं, वो वाला भाग क्या कहलाता है आपका? वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। अब ये भाग क्या करेगा? जो वातावरण से अपन वायु ग्रहण कर रहे हैं उस वायु के अंदर क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है ना, जलवाष्प होती है। तो जो धूल के कण होते हैं उन धूल के कणों को ये वेस्टिब्यूल वाला भाग क्या करता है? रोकता है। तो ये वाला भाग क्या करेगा? धूल के कणों को रोकता है। किसको कणों को रोकता है? धूल के कणों को क्या करता है? रोकता है। कौन सा वाला भाग? वेस्टिब्यूल वाला भाग क्या करेगा? जो वातावरण की वायु के अंदर जितने भी आपके धूल के कण होंगे उनको रोकने का काम कौन करेगा? वेस्टिब्यूल। कौन करेगा? वेस्टिब्यूल। दूसरी बात करते हैं अपन कौन से भाग की? ऑल्फैक्टरी रीजन की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। जो वेस्टिब्यूल वाला भाग है, देखिए पहला भाग कौन सा था आपका? वेस्टिब्यूल। कौन सा था? वेस्टिब्यूल। क्या होते हैं इस भाग पर? बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इस भाग पर? बाल पाए जाते हैं। दूसरा क्या काम करता है ये? जो वातावरण की जो वायु होती है उस वायु में जो धूल के कण होते हैं, क्या होते हैं? धूल के कण। उन धूल के कणों को क्या करता है ये? उन धूल के कणों को क्या करता है? ये रोकता है। कौन सा वाला भाग आपका? वेस्टिब्यूल वाला भाग। दूसरा वाला भाग क्या है आपका? ऑल्फैक्टरी रीजन है। कौन सा भाग है आपका दूसरा? ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा है? ऑल्फैक्टरी रीजन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ग्रहण या फिर गंध क्षेत्र। देखिए ऑल्फैक्टरी रीजन क्या काम कर रहा है? ऑल्फैक्टरी रीजन वाला भाग कौन सा है? ये वाला। ये भाग किससे जुड़ा हुआ है? आपके मस्तिष्क से। यहाँ पर क्या होता है आपका? ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन। तो जो ऑल्फैक्टरी वाला रीजन है वो किससे जुड़ा होता है आपका? मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से। तो ये जो भाग होता है ऑल्फैक्टरी रीजन वाला भाग, ये किससे जुड़ा होता है आपका? मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से जुड़ा होता है। कौन सा भाग? ऑल्फैक्टरी रीजन। पूछा जाए आपसे नाक का जो कौन सा भाग है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो वो कौन सा भाग होगा आपका? ऑल्फैक्टरी रीजन होगा। अब ये भाग क्या काम करेगा? जो वातावरण से अपन ने वायु ग्रहण की है उस वायु के अंदर क्या होती है आपकी? गंध होती है, स्मेल होती है। जो स्मेल है उस गंध को क्या करता है? ये महसूस करता है, यानी कि स्मेल का पता लगाता है कि ये जो गंध है वो किसकी है। तो दूसरा वाला भाग कौन सा हो गया आपका? ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या होगा? मस्तिष्क से जुड़ा होगा। क्या काम करेगा? अपन को गंध के बारे में पता बताता है। तीसरा जो भाग होता है नाक का, जो तीसरा भाग है वो है कौन सा आपका? तीसरा भाग कौन सा है आपका? रेस्पिरेटरी।
रेस्पिरेटरी रीजन, यानी कि इसको बोलेंगे क्या अपन, श्वसन क्षेत्र। क्या बोलेंगे, श्वसन क्षेत्र। तो नाक का जो तीसरा वाला भाग कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हिस्सा जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या होता है, जो भी नेजल कैविटी है आपकी, नासा गुहा है, उस नासा गुहा का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है वो कौन सा होता है आपका, रेस्पिरेटरी रीजन होता है। तो ये क्या होता है, नासा गुहा का। नासा गुहा मतलब नजल कैविटी। नजल कैविटी का क्या होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग। नजल कैविटी का सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी रीजन होता है। कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी रीजन। दूसरा, ये भाग क्या काम करता है, जो वातावरण की वायु होती है, वातावरण की वायु। अब देखिए, सर्दी के दिनों में वातावरण की वायु क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। गर्मी के दिनों में वातावरण की वायु क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा मान की गर्म वायु अगर फेफड़ों के अंदर जाएगी तो फेफड़ों को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। क्या कर सकती है, डैमेज। तो जो वातावरण की वायु है उसके तापमान का निर्धारण, उसके तापमान का निर्धारण कौन से क्षेत्र में होता है आपका, श्वसन क्षेत्र में करता है। तो श्वसन क्षेत्र क्या करेगा, वातावरण की जो वायु होगी उसके तापमान का निर्धारण करेगी। अगर वायु ज़्यादा ठंडी है तो उसको आपके बॉडी टेम्परेचर पर लाने का काम करेगी, अगर ज़्यादा गर्म है तो उसको थोड़ा क्या करेगी, ठंडा करेगी। या फिर इसके साथ साथ क्या करेगी, आपकी जो वातावरण की वायु होती है, इस वातावरण की वायु के अंदर क्या होती है, आपकी नमी होती है, जल वाष्प होती है। क्या होती है, जल वाष्प। तो ये अगर ये जल वाष्प अपने फेफड़ों के अंदर जाएगी तो फेफड़ों को डैमेज कर सकती है। तो इस जल वाष्प को सोखने का कार्य, जल वाष्प को सोखने का जो कार्य होता है वो कौन से भाग का होता है आपका, रेस्पिरेटरी रीजन का होता है। किसका होता है, रेस्पिरेटरी रीजन। तो अपन ने पढ़ा नाक के बारे में। नाक क्या होती है, आपका जो भी है नाक के अंदर जो वातावरण की वायु है सबसे पहले क्या करती है, प्रवेश करती है। नाक के अंदर क्या होती है, नजल कैविटी होती है। नजल कैविटी को दो भागों में कौन डिवाइड करती है, तो नजल सेप्टम करती है। नजल कैविटी के कितने भाग पढ़े अपन ने, 3 भाग पढ़े। पहला जो भाग पढ़ा वो कौन सा, वेस्टिब्यूल। दूसरा कौन सा, ऑल्फैक्टरी रीजन। तीसरा कौन सा, रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिब्यूल वाला जो भाग होता है उस भाग पर क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। इस भाग क्या काम करता है, जो धूल के कण होते हैं, जो धूल के कणों में जो मोटे मोटे कण होते हैं ना धूल के, उन सब धूल के कणों को कौन सा भाग रोक लेता है, आपका वेस्टिब्यूल वाला भाग उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। दूसरा जो भाग पढ़ा अपन ने वो पढ़ा ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा पढ़ा, ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है, आपका मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से। क्या करता है, अपन को गंध महसूस करता है। क्या करता है, गंध महसूस करता है। तीसरा जो अपन ने भाग पढ़ा वो पढ़ा अपन ने रेस्पिरेटरी रीजन, यानी कि श्वसन क्षेत्र। क्या पढ़ा, श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र के अंदर क्या होता है, नजल कैविटी का क्या है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। नजल कैविटी का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आपका श्वसन क्षेत्र। यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो सारा हिस्सा होता है, ये सारा हिस्सा किसका है, आपका श्वसन क्षेत्र का है। ये जो हिस्सा है वो किसका है, ऑल्फैक्टरी रीजन का है। आगे का जो हिस्सा है वो किसका है, आपका वेस्टिब्यूल का है। किसका है, वेस्टिब्यूल का। रेस्पिरेटरी रीजन क्या काम करता है, तो वातावरण की जो वायु होती है उसके तापमान को नियंत्रित करता है। अगर वातावरण की वायु का तापमान ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा, कम। और यदि तापमान कम है तो उसके तापमान को क्या करेगा, ज़्यादा। तो वातावरण के वायु के जो तापमान होता है उस तापमान का क्या करता है, निर्धारण करता है। एक क्या काम करता है, जो वातावरण की वायु होती है उसके अंदर क्या होती है, नमी होती है। उस नमी या जल वाष्प को क्या कर लेता है, ये सोख लेता है, मतलब उस नमी को वहीं पर क्या कर लेता है, रोक लेता है। और एक और है, ये जो भाग होता है ना रेस्पिरेटरी रीजन, इसी भाग के अंदर क्या होता है, आपका श्लेष्मा झिल्ली होती है। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली। यानी कि श्लेष्मा झिल्ली को अपन क्या बोलेंगे, म्यूकस कार्टिलेज होती है। क्या होती है, म्यूकस कार्टिलेज। ये जो म्यूकस कार्टिलेज होती है यहाँ पर, ये म्यूकस कार्टिलेज क्या करती है, म्यूकस द्रव का क्या करती है, स्रावण करती है। मतलब क्या निकालती है, आपका श्लेष्मा द्रव निकलता है इससे। क्या निकलता है, श्लेष्मा द्रव।
इसको क्या बोलेंगे, म्यूकस। क्या निकालेगी ये, म्यूकस। अब ये श्लेष्मा क्या काम करेगा, आपकी ये जो नासा गुहा है ना, नजल कैविटी है, उसके अंदर क्या बनाए रखेगा, ये नमी बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, नमी। पहला काम तो क्या होगा श्लेष्मा द्रव का, जो नजल कैविटी है उसके अंदर क्या बनाए रखेगा, नमी। दूसरा क्या करेगा, जो वातावरण की वायु के अंदर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उन धूल के कणों को कौन रोकता है, आपका श्लेष्मा द्रव। तो रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर ही क्या होता है, आपका म्यूकस कार्टिलेज होती है। क्या होती है, म्यूकस कार्टिलेज। म्यूकस कार्टिलेज क्या काम करेगी, आपका नाक के अंदर जो नमी है उसको बनाए रखेगी, और जो वातावरण के अंदर वायु के अंदर छोटे छोटे धूल के कण हैं उनको क्या करेगी, रोकने का कार्य करेगी। तो दोस्तों ये हो गया आपके नाक के बारे में कंप्लीट स्टडी। नाक क्या होती है, नाक के अंदर कितने भाग होते हैं और नाक का क्या क्या कार्य। अब देखिए, यहाँ से नाक से वायु प्रवेश करी, नाक से वायु प्रवेश होने के पश्चात कहाँ जाएगी, ग्रसनी के पास। ग्रसनी क्या करेगी, ये जो नाक से वायु को ग्रहण कर किसको दे देगी, वायु कोष्ठ को दे देगी। किसको दे देगी, वायु कोष्ठ को। तो अगला जो वायु जहाँ पर पहुँचेगी वो वाला भाग कौन सा होगा, आपका वायु कोष्ठ होगा। कौन सा होगा, वायु कोष्ठ, यानी कि वोकल कॉर्ड। सेकेंड नंबर पे भाग कौन सा आएगा, आपका वायु कोष्ठ आएगा। क्या आएगा, वायु कोष्ठ, यानी कि वोकल कॉर्ड। अब देखिए वायु कोष्ठ होता क्या है, क्या काम आता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए वायु कोष्ठ कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है। ऊपर तो है ग्रसनी, नीचे है श्वास नली। ग्रसनी और श्वास नली इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका वायु कोष्ठ होता है। क्या होता है, वायु कोष्ठ। मैंने बताया वायु कोष्ठ के अंदर क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। उस स्वर यंत्र का नाम क्या होता है, लैरिक्स होता है। क्या होता है, लैरिक्स। तो वायु कोष्ठ के अंदर सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। क्या होता है, वायु कोष्ठ में स्वर यंत्र होता है, और स्वर यंत्र का नाम क्या है, आपका लैरिक्स है। क्या है, लैरिक्स। क्या होता है, वायु कोष्ठ के अंदर स्वर यंत्र होता है, और स्वर यंत्र कौन सा होता है, आपका लैरिक्स होता है। दूसरा, वायु कोष्ठ के अंदर ही क्या होता है, एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है, आपका एपिग्लोटिस वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, वायु कोष्ठ के अंदर एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। कौन सा होता है, एपिग्लोटिस वॉल्व। इसको अपन घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घाटी ढक्कन। अब देखिए एपिग्लोटिस वॉल्व क्या कर रहा है, देखो ये आ रही है आपकी ग्रसनी। क्या है, ये आपकी ग्रसनी है, ठीक है। ग्रसनी यहाँ पर है आपका वायु कोष्ठ। क्या है ये, वायु कोष्ठ। अब यहाँ पर दो नली आके मिलती है। कितनी नली आके मिलती है, यहाँ पर दो। एक तो होती है आपकी श्वास नली। क्या होती है, एक तो श्वास नली, और दूसरी होती है आपकी कौन सी नली, आहार नली होती है। दूसरी क्या होती है, आपकी आहार नली। तो देखिए यहाँ पर दो नली आके मिल रही है, एक तो है श्वास नली, एक है आहार नली। आहार नली के अंदर क्या आएगा, आपका भोजन आएगा। यहाँ से क्या आएगा, भोजन। आहार नली के अंदर क्या आएगा, भोजन। और इस रास्ते से क्या आएगी, आपकी वायु आएगी। क्या आएगी, वायु। और इन दोनों ये जो नली है इनके ऊपर क्या होता है, आपका एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। क्या काम करता है, यहाँ से देखिए ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी के अंदर क्या आएगा, भोजन भी आएगा प्लस वायु भी आएगी। दोनों के दोनों तो इस ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी के अंदर भोजन भी आता है और वायु भी आता है, लेकिन ये भोजन प्लस वायु कहाँ आएगा, वायु कोष्ठ में आएगा। वहाँ पर एक ढक्कन होगा एपिग्लोटिस वॉल्व। अब इस भोजन और वायु को क्या करना है, अपन को अलग करना है। वायु किसके अंदर जाएगी, श्वास नली के अंदर। भोजन किसके अंदर जाएगा, आहार नली के। तो भोजन को श्वास नली में से जाने से रोकने के लिए कौन सा वाल्व होता है, आपका एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। तो एपिग्लोटिस वॉल्व क्या करेगा, जो भी यहाँ से भोजन आ रहा है उस भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। तो एपिग्लोटिस वॉल्व क्या करेगा, भोजन को, किसको, भोजन को श्वास नली, भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करेगा, रोकता है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है।
कौन रोकता है? आपका एपिग्लोटिस वोल्व रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस वोल्व। कहाँ होता है? वोकल क्रोड में होता है। कहाँ होता है? वोकल क्रोड में। अब बात आती है, ये जो वोकल क्रोड होती है, इस वोकल क्रोड का आकार किसमें? पुरुषों में। पुरुषों में जो वोकल क्रोड होती है उसका जो आकार होता है वो कितना होता है? आपका 20 mm होता है। कितना होता है? 20 mm। अगर इसकी एवरेज वैल्यू देखें तो 17 mm से लेकर कितना होता है? 25 mm तक माना गया है। लेकिन अगर एक्चुअल एक वैल्यू पूछे तो कितना लिखेंगे अपन? 20 mm होता है। कितना होता है? 20 mm। किस में होता है? ये पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में। जबकि जो महिलाएं होती है, क्या होती है? महिलाओं के अंदर जो वोकल क्रोड होती है उसकी साइज़ कितनी होती है? 15 mm होती है। कितनी होती है? 15 mm। अगर रेंज के अंदर पूछे तो कितना होता है? 12.5 mm से कितना होता है? 17.5 mm तक होती है। रेंज में पूछे तो 12.5 mm से 17.5 mm तक। तो पुरुषों में जो वोकल क्रोड है उस वोकल क्रोड की साइज़ कितनी होती है? 20 mm होती है। महिलाओं के अंदर वोकल क्रोड की साइज़ कितनी होती है? 15 mm। अगर वोकल क्रोड का आकार, किसका? वोकल क्रोड यानी कि वायु कोष्ठ का आकार क्या होगा? ज़्यादा होगा। आकार क्या होगा? ज़्यादा। वायु कोष्ठ का आकार क्या होगा? यदि ज़्यादा होगा तो आवाज़ क्या होगी? आपकी भारी होगी। आवाज़ क्या होगी? भारी। आवाज़ की जो पिच होगी, पिच मतलब दूरी, कितनी दूर तक आवाज़ आपकी जाएगी, वो पिच क्या होगी? आपकी कम होगी। कब कम होगी? जब वायु कोष्ठ का आकार क्या होगा? आपका ज़्यादा। यानी कि पुरुषों के अंदर वायु कोष्ठ का आकार क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस कारण पुरुषों की आवाज़ क्या होती है? आपकी भारी होती है और उसकी पिच का मान क्या होता है? कम। और यदि वायु कोष्ठ का आकार क्या हो? यदि कम हो, क्या हो? कम, तो आवाज़ क्या हो जाएगी? आपकी पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली। और आवाज़ की जो पिच है वो क्या हो जाएगी? आपकी ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ये किसके अंदर होगा? महिलाओं के अंदर होगा, वुमेन्स के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? वुमेन। और ये किसके अंदर होगा? मैन के अंदर होगा। किन के अंदर होगा? मैन के अंदर। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में? आपके वोकल क्रोड के बारे में, वायु कोष्ठ के बारे में। तो वोकल क्रोड के अंदर क्या होता है? आपका स्वर यंत्र होता है और उस स्वर यंत्र का नाम क्या है? आपका लैरिक्स है। क्या है? लैरिक्स। वोकल क्रोड के अंदर क्या होता है? एपिग्लोटिस वोल्व होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस वोल्व। इसको क्या बोलते हैं अपन? घाटी ढक्कन बोलते हैं। एपिग्लोटिस वोल्व क्या कर रहा है? जो भोजन है उस भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करेगा? रोकेगा। पुरुषों में वोकल क्रोड का आकार कितना होता है? 20 mm। रेंज में पूछे तो 17 से कितना होता है? 25 mm होता है। महिलाओं के अंदर कितना होता है? 15 mm होता है। रेंज में पूछे तो कितना होगा? 12.5 mm से कितना होता है? 17.5 mm होता है। वायु कोष्ठ का यदि आकार ज़्यादा होगा तो आवाज़ क्या होगी? आपकी भारी होगी और उसकी पिच क्या होगी? आपकी कम होगी। अगर वायु कोष्ठ का आकार कम होगा तो आवाज़ क्या होगी? आपकी पतली होगी और उसकी पिच का मान क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। तो ये जो सेकंड ऑर्गन है वो पढ़ा अपन ने वायु कोष्ठ। अब देखिए, वायु कोष्ठ से आपकी जो श्वास है या वायु है वो किसके अंदर जाएगी? आपकी श्वास नली में जाएगी। किस में जाएगी? श्वास नली में। क्योंकि वायु कोष्ठ से कौन जुड़ी हुई है? आपकी श्वास नली जुड़ी हुई है। तो देखिए, श्वास नली की अपन देखते हैं संरचना, कि श्वास नली है उसकी संरचना कैसी होती है। तो फर्स्ट नंबर पे पढ़ा अपन ने नाक, सेकंड नंबर पे पढ़ा अपने ग्रसनी, थर्ड नंबर पे वायु कोष्ठ, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगी? आपकी श्वास नली। श्वास नली को क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? विंड पाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विंड पाइप। श्वास नली को क्या बोलेंगे अपन? ट्रेकिया या फिर क्या बोलेंगे अपन? विंड पाइप। क्या बोलेंगे इसको? ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। तो देखते हैं श्वास नली क्या होती है। देखिए, डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो श्वास नली का जो आकार है वो कौन सा है? आपका बेलनाकार है। श्वास नली का आकार
श्वास नली का आकार कौन सा होता है? बेलनाकार होती है। श्वास नली कौन सी होती है आपकी? बेलनाकार होती है। मतलब इसका जो आकार होता है वो क्या होता है आपका? गोल होता है। देखिए ऐसे दिखाई दे रही है आपको, ये ऐसे, ये और ये आपका यहाँ से वायु कोष से ये ऐसे निकल रही है श्वास नली, तो इसका आकार कितना हो गया आपका? बेलनाकार। दूसरी बात, श्वास नली की जो लंबाई होती है वायु कोष से लेकर यहाँ पर ब्रोंकोई तक, जो श्वास नली की लंबाई होती है वो होती है 12.5 सेंटीमीटर। कितना होती है? 12.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 5 इंच। क्या बोलेंगे? 5 इंच। तो श्वास नली की लंबाई क्या बोलेंगे? श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर, या फिर बोलेंगे अपन क्या? 5 इंच। क्या बोलेंगे? 5 इंच। अगली बात आती है, जो श्वास नली होती है, श्वास नली के ऊपर क्या होती है? ऐसे सी आकार की रिंग चंडी होती है। ऐसे श्वास नली की कुछ संरचना देखोगे तो आप ऐसे होती है, ये क्या होती है? सी आकार की रिंग चंडी होती है। क्या होती है? सी आकार की रिंग चंडी होती है। श्वास नली के ऊपर क्या होती है? श्वास नली के ऊपर क्या होती है? सी आकार की। कौन से आकार की? सी आकार की क्या होती है? रिंग चंडी होती है। क्या चंडी होती है? रिंग। अब बात आती है, ये जो सी आकार की रिंग है ये क्या काम होती है? देखिए, श्वास नली आपकी बनी होती है किसकी? कार्टिलेज की, यानी कि उपास्थियों की बनी होती है। कौन सी उपास्थि की बनी होती है? हेलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। श्वास नली किसकी बनी होती है आपकी? हेलाइन उपास्थि। किसकी बनी होती है? हेलाइन उपास्थि। क्या बोलेंगे? हेलाइन कार्टिलेज। श्वास नली किसकी बनी होती है आपकी? हेलाइन कार्टिलेज होती है। अब उपास्थि, अब क्या होता है, ये जो उपास्थि की होती है इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, इस कारण श्वास नली जब अपन श्वास लेंगे तेज़ी से तो उसके चिपकने का डर रहता है। श्वास नली की दोनों सतहों के चिपकने का क्या रहता है? डर रहता है। तो ये जो सी आकार की रिंग है ये श्वास नली को क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है। मतलब जो श्वास नली है उसको क्या करती है? पिचकने से रोकती है। श्वास नली को क्या करती है? पिचकने से रोकती है। कौन? सी आकार की रिंग। सी आकार की रिंग क्या करेगी? श्वास नली को क्या करेगी? पिचकने से रोकती है। किससे रोकती है? पिचकने से रोकती है। किससे रोकती है? पिचकने से रोकती है। तो समझ में आया? श्वास नली के ऊपर सी आकार की रिंग क्यों चढ़ा देते हैं? तो श्वास नली के ऊपर जो सी आकार की रिंग होती है वो श्वास नली को पिचकने से रोकती है। इस कारण क्या करती है? इसको कठोरता प्रदान करती है। क्या करती है? कठोरता। इसके बाद में आता है, श्वास नली के अंदर क्या होता है? एपिथेलियम होता है। इम्पोर्टेंट है। श्वास नली के अंदर क्या होता है? एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या करता है? म्यूकस द्रव का निर्माण करता है। क्या बनाता है? म्यूकस। म्यूकस मतलब श्लेष्मा। क्या बनाता है? श्लेष्मा द्रव का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? एपिथेलियम। श्लेष्मा क्या करेगा? जो वातावरण की वायु के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है, धूल के कण होते हैं, उनको क्या करता है? रोकने का काम करता है। ये म्यूकस द्रव क्या करता है? धूल के कणों को रोकता है। किसको रोकता है? धूल के कणों को। मतलब वायु को शुद्ध करने का काम कौन करता है? म्यूकस द्रव। किससे बनता है? एपिथेलियम में। कहाँ बन रहा है ये? श्वास नली में। तो ये हो गया आपके किसके बारे में? श्वास नली के बारे में। तो श्वास नली का आकार, श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, या फिर क्या बोलेंगे? विंड पाइप। श्वास नली का आकार क्या होता है? बेलनाकार होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर से कितना होता है? 5 इंच होता है। श्वास नली के ऊपर क्या होती है? सी आकार की रिंग चढ़ी होती है। क्या काम करती है? ये श्वास नली को कठोरता प्रदान करती है। श्वास नली की दोनों सतह को आपस में चिपकने से क्या करती है? रोकती है। श्वास नली के अंदर क्या होता है? एपिथेलियम होता है। क्या होता है? एपिथेलियम। क्या काम करता है आपका? एपिथेलियम श्लेष्मा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या काम करता है? वातावरण की वायु के अंदर जो अशुद्धियाँ थी उनको क्या करता है? रोकने का काम करता है। उन अशुद्धियों को फेफड़े तक जाने से क्या करता है? रोकता है। कौन? आपका म्यूकस द्रव। कौन सा? म्यूकस द्रव। तो ये हो गया आपके श्वास नली के बारे में कि श्वास नली क्या काम करती है। अब देखिए, श्वास नली यहाँ तक है। यहाँ तक क्या है आपकी? श्वास नली। इसके पश्चात श्वास नली का क्या होता है? विभाजन होता है। मतलब श्वास नली क्या हो जाती है? अलग अलग भागों के अंदर क्या हो जाएगी? बट जाएगी।
तो जब श्वास नली पहली बार बटी थी उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकोई। क्या बोलेंगे उसको, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसनी। तो अपन समझेंगे श्वास नली का प्रथम विभाजन। क्या देखेंगे अपन, श्वास नली का विभाजन देखेंगे। क्या देखेंगे, श्वास नली का विभाजन। श्वास नली का विभाजन। तो श्वास नली का प्रथम विभाजन, कौन सा विभाजन, प्रथम विभाजन, यानी कि फर्स्ट डिवीजन। श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है। तो देखिए श्वास नली आई यहाँ पर, इन दो भागों में बटी, तो ये श्वास नली का क्या है, प्रथम विभाजन है। और ये जो वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, श्वसनी, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रोंकोई कहलाता है। तो श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है आपका, श्वसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसनी, यानी कि क्या बोलेंगे, ब्रोंकोई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है आपकी, श्वास नली का क्या है, प्रथम विभाजन। पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है, तो श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा, ब्रोंकाई। बात आती है श्वास नली का द्वितीय विभाजन। क्या, श्वास नली का द्वितीय विभाजन। द्वितीय विभाजन मतलब कौन सा डिवीजन आपका, सेकंड डिवीजन। श्वास नली का सेकंड डिवीजन कौन सा होगा, तो देखिए ये जो श्वसनी हो रही है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, श्वसनी का। श्वसनी है, यहाँ पर आके आगे किस में बट गई आपकी, श्वसनिका में बट गई। किस में बट गई, श्वसनिका। तो श्वास नली का द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा आपका, श्वसनिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वसनिका। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन क्या, ब्रोंकियोली। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोली। तो श्वास नली का द्वितीय विभाजन क्या होता है आपका, श्वसनिका होता है। तीसरी बात, श्वास नली का तृतीय विभाजन कौन सा, श्वास नली का तृतीय विभाजन, यानी कि थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया या थर्ड डिवीजन ऑफ विंड पाइप क्या कहलाएगा आपका, एल्वियोली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्वियोली। एल्वियोली को हिंदी में बोलते हैं क्या, वायु कुपिकाएँ। क्या बोलेंगे, वायु कुपिकाएँ, यानी कि एल्वियोली। क्या बोलेंगे, एल्वियोली। तो ये हो गया आपका श्वास नली का विभाजन। श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा, ब्रोंकोई, ब्रोंकाई। श्वास नली का द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा, ब्रोंकियोली। और श्वास नली का तृतीय विभाजन क्या कहलाएगा, एल्वियोली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्वियोली। ये होगी आपकी श्वास नली कंप्लीट। इसके बाद में आता है आपका श्वास नली के बाद में, देखिए श्वास नली के बाद में ये जो हिस्सा है वो हिस्सा क्या है आपके, फेफड़े। तो मनुष्य का जो अगला श्वसन अंग आएगा वो क्या आएंगे आपके, फेफड़े आएंगे। क्या होंगे, फेफड़े। इन फेफड़ों के अंदर ही तो क्या होती है, ब्रोंकाई होती है, इन्हीं के अंदर ब्रोंकियोली होती है, और इन्हीं के अंदर क्या होती है, वायु कुपिकाएँ होती है। क्या होती है, वायु कुपिकाएँ। तो अगला जो ऑर्गन पढ़ रहे हैं अपन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो क्या है आपके, फेफड़े। क्या है, फेफड़े। यानी कि लंग्स। देखिए फेफड़े क्या होते हैं। सबसे पहली बात, मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, तो देखिए एक फेफड़ा ये, एक फेफड़ा ये। तो मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी। मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी फेफड़े होते हैं, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। किसके अंदर होते हैं, ये मनुष्य के अंदर। दूसरी बात, ये फेफड़ों का जो अध्ययन होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फेफड़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में, फेफड़ों के बारे में जिसमें जाना जाता है, वो क्या कहलाती है आपकी, पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाती है, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी क्या कहलाती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फेफड़ों का अध्ययन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी क्या कहलाएगी, जिस शाखा के अंदर अपन फेफड़ों का अध्ययन करते हैं, वो फेफड़ों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी।
फेफड़े क्या होता है आपका श्वसन का प्रमुख अंग है। क्या है ये? श्वसन का प्रमुख अंग है। श्वसन का प्रमुख अंग क्यों है? क्योंकि गैसों का जो ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ पर होता है आपका? फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर क्या होती है आपकी? एल्वियोली होती है। इन एल्वियोली के अंदर ही क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इस कारण फेफड़ों को क्या माना गया है? श्वसन का प्रमुख अंग माना गया। फिर बात आती है फेफड़ों का रंग कौन सा होता है? फेफड़ों का रंग, तो फेफड़ों का रंग कौन सा होता है भाई? गुलाबी रंग होता है। कौन सा होता है? गुलाबी रंग। ये गुलाबी रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? तो गुलाबी रंग होता है आपका मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण फेफड़ों का रंग क्या होता है आपका? गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी। इसके बाद में आता है फेफड़ों का वजन। फेफड़ों का वजन कितना होता है? 1.3 किलोग्राम होता है। क्या होता है? 1.3 किलोग्राम। देखिए फेफड़े क्या करते हैं आपके, जो रक्त होता है, फेफड़े क्या करेंगे आपका जो रक्त होता है यानी कि जो ब्लड होता है, क्या होता है आपका? ब्लड। उस ब्लड को क्या करते हैं ये? शुद्ध करने का काम करते हैं। ब्लड को क्या करते हैं ये? शुद्ध करते हैं। ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी किसके रूप में होती है? CO2 के रूप में। उस इम्प्योरिटी को क्या करता है ये? दूर करता है। कौन? आपके फेफड़े। फिर आता है ये जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के अंदर क्या होती है? वायु कुपिकाएँ होती है। क्या होती है फेफड़ों के अंदर? वायु कुपिकाएँ। देख पा रहे हैं ये सब, ये जो लाल लाल आपको गुच्छे दिख रहे हैं, ये गुच्छे किसके हैं? आपके वायु कुपिकाएँ के हैं। क्या है? वायु कुपिकाएँ। वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 से 2 करोड़ होती है। कितनी होती है? 1 से 2 करोड़ होती है। किसमें होती है? वायु कुपिकाएँ। तो इस कारण अब ये वायु कुपिकाएँ क्या कर रही है? इस रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। इस कारण क्या होती है? फेफड़ों की ये आधारभूत इकाई, कौन सी बोलेंगे इसको? आधारभूत इकाई, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बेसिक यूनिट। लंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? एल्वियोली होती है। लंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? एल्वियोली। यानी कि फेफड़ों की आधारभूत इकाई क्या होती है? आपकी वायु कुपिकाएँ होती है। क्या होती है? वायु कुपिकाएँ। तो देखिए फेफड़ों के बारे में अपन ने देखा, कितने जोड़ी होते हैं फेफड़े? एक जोड़ी होते हैं। एक तो होता है दायां वाला, एक होता है बायां वाला। डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, दाएं वाले का जो आकार है क्या होता है? बड़ा। बाएं वाले का आकार क्या होता है? छोटा। यानी कि दाएं वाला फेफड़ा भारी होता है और जो बाएं वाला फेफड़ा होता है वो क्या होता है? हल्का होता है। इसके अलावा जो दाएं वाला फेफड़ा होता है इसके अंदर 3 लोब होती है। कितने लॉब्स होती है इसके अंदर? 3। जबकि बाएं वाले भाग के अंदर केवल कितनी लॉब्स होती है? इसके अंदर 2 होती है। याद रखना, जो फेफड़े होते हैं एक जोड़ी होते हैं, उसमें एक तो होता है कौन सा आपका? दायां, और एक होता है कौन सा? बायां। दायां वाले का आकार क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। बाएं वाले का आकार क्या होता है? आपका कम होता है। इसके अंदर कितने लॉब्स होते हैं? तो इसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं। इसके अंदर कितने लॉब्स होते हैं? इसके अंदर कितने लॉब्स होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं। कौन से में? बाएं वाले में। बाएं वाले में 2 लॉब्स होंगे, दाएं वाले में कितने होंगे? 3। आगे आते हैं फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। फेफड़ों का प्रमुख अंग यानी कि श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? आपके फेफड़े हैं। क्या है? फेफड़े। फिर आगे दे रखा है फेफड़ों का रंग कौन सा होता है? तो फेफड़ों का रंग कौन सा होता है? आपका गुलाबी होता है। कौन सा होता है? गुलाबी। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। फिर आता है फेफड़ों का वजन कितना होता है? 1.3 किलोग्राम होता है। फिर फेफड़े क्या काम करते हैं? रक्त को शुद्ध करते हैं। यानी कि रक्त के अंदर जो CO2 होती है उसको तो क्या करते हैं ये? बाहर। क्या करते हैं? बाहर। तथा जो O2 होती है यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं ये? अंदर करते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, तो रक्त क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध रक्त कहलाता है। फिर आता है वायु कुपिकाएँ। वायु कुपिकाएँ कितनी होती है आपकी? 1 से 2 करोड़ होती है। किसके अंदर होती है? फेफड़ों में। तो फेफड़ों की जो आधारभूत इकाई है वो क्या कहलाती है? वायु कुपिकाएँ। इस रक्त का शुद्धिकरण कौन करेगा? ये वायु कुपिकाएँ, मतलब एल्वियोली। तो ये जो एल्वियोली है इसको क्या किया गया है? ये जो लंग्स है, इस लंग्स की क्या मानी गई है? बेसिक यूनिट मानी गई है। क्या मानी गई है? बेसिक यूनिट। तो देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा श्वसन तंत्र के बारे में। ये सारे अपने अंग कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा किसके अंदर? नाक के अंदर। नाक के अंदर अपन ने 3 भाग देखे, एक तो वेस्टिब्यूल, एक पढ़ा ओल्फैक्टरी रीजन, एक पढ़ा अपन ने रेस्पिरेटरी रीजन।
फिर वायु आई ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ ये आपके वोकल कॉर्ड में। वोकल कॉर्ड के अंदर अपन ने पढ़ा स्वर यंत्र होता है, एक तो लैरिक्स होता है और एक क्या होता है एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। एपिग्लोटिस वॉल्व क्या कर रहा है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यानी कि आपका जो ट्रेकिया या विंड पाइप है उसके अंदर आपका जो फूड है उस फूड को जाने से क्या करेगा, रोकेगा। फिर अपन ने पढ़ा श्वास नली, फिर अपन ने पढ़ा क्या, श्वास नली। श्वास नली क्या होती है आपकी, बेलनाकार होती है। बेलनाकार होने के साथ साथ क्या होती है, इसके ऊपर सी आकार की रिंग चंडी होती है। सी आकार की रिंग क्या करती है, इस श्वास नली को पिचकने से रोकती है। क्या करती है, श्वास नली को पिचकने से रोकती है। फिर श्वास नली का अपन ने आकार पढ़ा, कौन सा होता है, 12.5 से कितना होता है, 5 इंच होता है। फिर अपन ने पढ़ा श्वास नली किसकी बनी होती है, तो श्वास नली हेलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। फिर अपन ने पढ़ा श्वास नली के अंदर क्या होता है, एपिथेलियम होता है। क्या होता है, एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या करता है, म्यूकस बनाता है। क्या बनाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये जो वायु आ रही थी इसके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, धूल के कारण उनको क्या कर लेगा, रोक लेगा। फिर अपन ने पढ़ा था श्वास नली का विभाजन। श्वास नली का प्रथम विभाजन ब्रोंकाई, श्वास नली का द्वितीय विभाजन ब्रोंकियोली और श्वास नली का तृतीय विभाजन क्या कहलाता है, एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, श्वास नली की, ये फेफड़ों की क्या है, बेसिक यूनिट है। तो फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा क्या, फेफड़े। फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है पल्मोनोलॉजी। कितने होते हैं, एक जोड़ी। दाएं फेफड़े का आकार ज़्यादा होता है, बाएं फेफड़े का आकार क्या होता है, कम। दाएं फेफड़े में 3 लॉब्स होते हैं, दाएं फेफड़े में कितने लॉब्स होते हैं, ओनली 2 होते हैं। जो फेफड़ों का अध्ययन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पल्मोनोलॉजी। फेफड़ों का रंग कौन सा आता है, वो आपका गुलाबी। गुलाबी रंग होता है किसके कारण, मायोग्लोबिन के कारण। वजन होता है कितना, 1.3 किलोग्राम। फेफड़ों के अंदर क्या होगा, ये जो एल्वियोली है ये क्या करती है, रक्त को शुद्ध करती है। इसके अलावा क्या होती है, फेफड़ों के ऊपर देखो ये रेड कलर की आपको एक झिल्ली दिखाई दे रही है ना, इस झिल्ली का क्या नाम होता है आपका, प्लूरा झिल्ली होती है। क्या होती है, प्लूरा झिल्ली। इस प्लूरा झिल्ली के अंदर क्या होता है, प्लूरल द्रव भरा होता है। क्या होता है, प्लूरल द्रव, जो इस फेफड़ों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। इन फेफड़ों की सुरक्षा कौन करेगा, आपका प्लूरल द्रव। कहाँ होगा, आपका प्लूरल झिल्ली में। तो ये हो गया आपके श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में कि श्वसन तंत्र के अंदर प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। इसके बाद श्वसन तंत्र के अंदर जब प्रमुख अंग आपके कंप्लीट हो गए तो अब अपन पढ़ेंगे ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ब्लड का प्यूरिफिकेशन पढ़ना है और ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे अपन श्वसन चक्र। श्वसन चक्र कितने स्टेप में पूरा होगा आपका, 3 स्टेप में होगा। एक तो होगा बाह्य श्वसन, दूसरा होगा गैसों का आदान प्रदान और तीसरे नंबर पे क्या होगा, निःश्वसन। तो इसके अंदर अब केवल 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन और दूसरा है आपके रेस्पिरेटरी जो आपका साइकिल है, रेस्पिरेटरी साइकिल यानी कि श्वसन चक्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।